बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस में मैं यासर महमूद भट्ट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ ममालिक के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज जो हमने कंट्री सेलेक्ट किया है वो है जी पुर्तगाल। ये भी एक शेंजन स्टेट है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये आता है और ये बड़ा मशहूर है इस सिलसिले में कि जी पुर्तगाल में पीआर बड़ी जल्दी मिल जाती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पुर्तगाल का विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा वो कैसे आप अप्लाई करते हैं या उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सेम पॉइंट्स हैं, द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड, कि कभी अगर वो पहले पुर्तगाल गए हैं आप तो डिपोर्ट नहीं होने चाहिए वहाँ से, और हैड नॉट बीन बैंड, कि आप पे किसी किस्म का पुर्तगाल एंट्री पे बैन नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाएगा कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पुर्तगाल की टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा जो है उसके लिए। तो सबसे पहले वीज़ा फॉर्म है, वो आपने प्रॉपरली फिल इन करना है उसको। उसके बाद आपका पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट है वो मिनिमम जो 6 मंथ्स के लिए वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई पहले भी पासपोर्ट बने हुए थे तो उनकी डिटेल आपने देनी है, और अगर उन पासपोर्ट्स पे कोई वीज़ा भी लगा हुआ था तो उस वीज़ा की डिटेल भी आप शेयर करेंगे। उसके बाद फ़ोटो है, तो वो जो पुर्तगाल की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उधर उन्होंने सारे क्राइटेरिया दिया हुआ है। जितने भी शेंजन कंट्री आलमोस्ट सब की एक ही किस्म का क्राइटेरिया है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही वो एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद CNIC कंप्यूटराइज शादी कार्ड जो है वो आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी अगर आप मैरिड हैं आपकी वाइफ और आपके जो बच्चे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी और आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट साथ लगेगा, और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ और आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपने साथ लाजमी देना। उसके बाद आ जाता है जी ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। किसी भी शेंजन कंट्री का आप अप्लाई करेंगे वीज़ा तो ये एक लाजमी शर्त है, और 30,000 यूरो तक की कवरेज इसमें मस्ट है, वो आपने लाजमी करनी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1500 2000 में ये बना देते हैं जो टूर प्लानर हैं। 30,000 यूरो सिर्फ कवरेज उसकी आपको मिनिमम चाहिए होती है, और ये कवरेज आपको चाहिए हो जितना भी आप टूर प्लान कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना, जितना भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे वो सारे का सारा जो टेन्योर है आपका वो इस कवरेज में शामिल होना चाहिए, वो कवर होना चाहिए इसमें। उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ फंड्स, कि आपके पास ये टूर के लिए फ़ंड्स कितने हैं या कहाँ से आए हैं, तो वो आपने प्रूव करने हैं। और एक ही तरीका है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, लास्ट 6 मंथ्स की आप बैंक स्टेटमेंट उनको देंगे और उसके थ्रू आप जो है वो ये प्रूव करेंगे कि आपके पास फंड्स हैं। इधर बंदे अक्सर सवाल करते हैं कि जी मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए तो मैं पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करूं, तो इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग मैं समझता हूं कि जितना आप एक अंदाज़ा लगाते हैं जी पुर्तगाल का वीज़ा, फॉर एग्जांपल आपने 15 दिन का मांगा और समझते हैं सपोज़ 5 लाख मेरा खर्चा आ जाएगा इंक्लूडिंग टिकट एंड अकोमोडेशन एंड शॉपिंग वगैरह, तो उसके 2 टाइम्स ज़्यादा आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए मिनिमम, जिससे ये साबित हो कि आपके पास इतना सफिशेंट अमाउंट है कि आप ये टूरिज़म वगैरह कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जेन्युइन होनी चाहिए, डेली बेसिस पे होनी चाहिए और रूटीन में होनी चाहिए। बस मतलब आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डेली बेसिस पे, रूटीन और कंटिन्यूली जो है वो उस होना चाहिए, उसको ब्रेक या कोई एज सच कोई नॉन जेन्युइननेस उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है ये एक और चीज़ कहते हैं जी प्रूफ ऑफ इनकम भी आपने देना। सपोज़ आप कहते हैं जी मैं एम्प्लॉयड हूँ, यानी मैं जॉब करता हूँ, तो आपने फिर लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स देनी है, और साथ जिसके पास आप जॉब करते हैं उसका एक लेटर भी आपने उससे लिखना है कि जी मैं अलाउ कर रहा हूँ इसको कि ये वीज़ा अप्लाई करे, और अगर इसको वीज़ा मिल जाए तो मैं इसको छुट्टियाँ भी दूंगा, तो वो लेटर भी आपने देना है। अगर आप कहते हैं मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, यानी कि मैं जो बिज़नेस करता हूँ, तो फिर आपने अपना NTN जो है नेशनल टैक्स नंबर, उसका सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी लगानी है, और उसके बाद आपने लास्ट 2 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स लगानी है। और अगर आप कहते हैं कि जी मैं कंपनी ओनर हूँ, तो फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी साथ लगानी है, और अगर आप कहते हैं मैं सरकारी मुलाजम हूँ तो फिर आपने NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ लगाना है। उसके बाद लास्टली आ जाएगा एसेट डिटेल्स। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, तो अगर आपके नाम कोई वैल्यूएबल चीज़ है आपके पास, सपोज आपके पास नाम कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, घर आपके नाम है, कोई गाड़ी है, या इवन आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये जो कौमी बचत के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपके नाम है, तो कोई भी वैल्यूएबल चीज़ अगर आपके नाम है तो आप उसकी भी डिटेल साथ लाजमी लगाएं।
तो ये है जो रिक्वायरमेंट्स हैं विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट जो है वीज़ा की। सॉरी, एक बड़ी दो चीज़ें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें भूल गया। ये आइटिनरी प्लान यानी टिकट आपने लगाना, वो हमेशा कहता हूँ कि पैसे नहीं आपने खर्च करने, आपने बिल्कुल वो नहीं लगाना, टिकट पे कंफर्म नहीं करवानी, जस्ट बुकिंग लगानी है किस तारीख को आप जाएंगे, किस तारीख को आप वापस आएंगे। और अकामोडेशन, ये जो अक्सर बंदे सवाल मुझसे करते हैं कि जी टूरिस्ट वीज़ा में और विजिट वीज़ा में फ़र्क क्या होता है, तो ये एक पॉइंट है जो ये फ़र्क करता है टूरिस्ट वीज़ा में और विजिट वीज़ा में। अगर तो ये अकामोडेशन जो आप बताते हैं कि आप रहेंगे किधर, अगर तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप होटल बुकिंग लगाएंगे, होटल का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस आपने लगाना। और अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी को विजिट कर रहे हैं, या आपने किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेम्बर को, तो फिर वो उनका जो अकामोडेशन है यानी उनका जो घर है वो जिधर रहते हैं उसका एड्रेस आप साथ लगाएंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लगाएंगे, उनका आप नाम देंगे। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा। तो ये हैं जी रिक्वायरमेंट्स जो आपको चाहिए पुर्तगाल के विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब इस वीज़ा की फ़ी कितनी है, तो वो आजकल है जी 80 यूरो, 80 यूरो, वो पाकिस्तान के तकरीबन 26,000 रुपये बनते हैं। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना, तो जी मैनुअल फॉर्म है, आप पुर्तगाल की जो एम्बेसी इस्लामाबाद उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप इसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे, प्रॉपरली उसको फिल इन करेंगे, फिर उसी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप एम्बेसी से प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेंगे, जिस जो भी पहली अवेलेबल अपॉइंटमेंट होगी आपको कन्वीनियंट है जो, उधर जाके फिर आप ये प्रॉपरली फिल्ड इन फॉर्म अलॉन्ग विद जो मैंने आपको अभी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ लगाएंगे और आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उसके बाद है जी टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, तो जी 15 वर्किंग डेज़ में नॉर्मली जवाब दे देती है एम्बेसी। उसमें वर्किंग डेज़ का मतलब ये होता है कि सैटरडे संडे एक वीक में काउंट नहीं होते, तो 15 वर्किंग डेज़ में नॉर्मली ये कर देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन इन सम केसेस अगर वो आपका इंटरव्यू कॉल कर लें या आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लें, यानी वो आपको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहते लेकिन कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगना चाह रहे हैं, तो उस केस में 45 वर्किंग डेज तक भी जा सकता है, लेकिन इन द मोस्ट केसेस 15 वर्किंग डेज में जवाब आ जाता है। अब आ जाता है जी नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, सॉरी वीज़ा पीरियड क्या है, वो नंबर ऑफ एंट्रीज बाद में डिस्कस करेंगे। वीज़ा पीरियड है जी इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर, यानी मैंने जब अप्लाई किया था वीज़ा तो मैंने 1 वीक का अप्लाई किया था और सिंगल एंट्री अप्लाई किया था, लेकिन मुझे वीज़ा ऑफिसर ने 1 मंथ का वीज़ा दिया था विद मल्टीपल एंट्री, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। लेकिन लेस देन 90 डेज हो गए, यानी मैक्सिमम 90 डेज का वीज़ा, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अगर आप अप्लाई करेंगे 90 डेज से ज़्यादा का वीज़ा ये इशू नहीं करते, लेकिन कितना करते हैं ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। तो उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज इसके साथ अटैच है। अगर तो वो आप ले रहे हैं, जिस तरह मैंने अप्लाई किया था 1 हफ्ते का, तो आप करते हैं 10 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, तो अगर इतना ही वो आपको वीज़ा देगा तो ऑब्वियसली वो सिंगल एंट्री ही होगा, क्योंकि इतने दिनों में दोबारा तो कोई जाएगा नहीं वापस आके। लेकिन अगर आपको वो 1 माह का वीज़ा दे देता है या अप टू मैक्सिमम 90 डेज़ का वीज़ा दे देता है तो अल्टीमेटली वो मल्टीपल एंट्री ही वीज़ा देगा, तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। उसके बाद आ जाता है जी पीरियड ऑफ स्टे। तो जैसा मैंने बताया जितनी वैलिडिटी आपके वीज़े की होगी, सपोज आपको 7 दिन वीज़ा मिला, 15 दिन का मिला, 10 दिन का मिला या 90 डेज़ का मिला, तो जब तक आपका वीज़ा वैलिड है तब तक आप स्टे कर सकते हैं पुर्तगाल में। उसके बाद आ जाएगा वर्क या बेनिफिट। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा आप ना किसी किस्म का काम कर सकते हैं, यानी जॉब नहीं कर सकते पुर्तगाल में, और ना ही किसी किस्म के बेनिफिट के लिए आप एप्लीकेबल हैं। लीस्ट बट नॉट द लास्ट, अगर इन केस खुदा न खास्ता आप पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा, और वो हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसकी अपील भी है, जो कि आप विद इन 15 डेज़ आप अपील उस पर कर सकते हैं। सेम उसी पुर्तगाल की जो एम्बेसी इस्लामाबाद में, उधर ही आप उसकी अपील करेंगे। द डे ऑन विच यू रिसीव योर रिजेक्शन लेटर, उसी से आपका वो दिन स्टार्ट हो जाएगा, और विद इन 15 वर्किंग डेज़ आप जो है वो अपील कर सकते हैं अपने रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़, सेम पुर्तगाल की जो एम्बेसी इस्लामाबाद में। और अपील की भी फ़ीस है, सेम फ़ीस है जो आपकी वीज़ा फ़ीस है, 26,000 पाकिस्तानी, जो आजकल चलती है 80 यूरो जिसको हम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जी ये जो आज हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है पुर्तगाल के विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। इस सिलसिले में अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेरी है, तो आप इधर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, या मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, या आप मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप पुर्तगाल या किसी भी मुल्क का विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे ऑफिस को विज़िट करें, वी विल बी ऑनर्ड टू असिस्ट यू।
अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।